हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम लोग लगातार पेपर के माध्यम से आप लोगों की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसी क्रम में आज का हमारा सीटेट का प्रश्न है, गणित से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक परिमाणिक क्षेत्रफल कितना हो, आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर कर रहा है और कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, इसका करते हैं गुणनखंड। जब इसका करेंगे गुणनखंड तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 48 एक तरीका आपका हो गया, 2 इंटू 24 दो तरीका। इसको हम आयत के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम जो आयत का क्षेत्रफल देखें तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। ये दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, एल इंटू बी बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब 48 को आप तोड़ेंगे तो कितने फैक्टर होंगे, 48 इंटू 1, 24 इंटू 2, उसके बाद 16 इंटू 3, 12 इंटू 4। अब यहाँ 5 से तो होगा नहीं, फिर आपका 8 इंटू 6। तो एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 तरीका ये संभव है। अब इसके बाद अगर इसका करेंगे तो 8 गुणते कितना हो जाएगा, 8। 8 गुणते 8 का मतलब भुजाएं बराबर, और जब भुजा बराबर होंगी तो वर्गाकार हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। टोटल संभव तरीके कितने हैं, 5 हैं। कौन सा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अब देखिए बहुत ही सरल सवाल है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। अब देखिए जो रूही है उसका कितना स्थान है, 19वां। तो रूही का जो है स्थान हो जाएगा कौन सा, इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है। क्या सूत्र है, सूत्र होता है, ये रीजनिंग से रिलेटेड भी सवाल है, लेफ्ट प्लस राइट -1। अब यहाँ देखिए 19वां स्थान कहाँ से है, लेफ्ट से और राइट से भी, -1 कर दीजिए। तो 19 19 38 -1 बराबर 37, कि कौन सा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये लेफ्ट राइट से जो 19 19 हुआ तो -1 क्यों करते हैं, इसको समझिए। जैसे यहाँ से ये आपका 1 से शुरू हुआ 19 नंबर, तो ये पॉइंट है। फिर नीचे आपका शुरू हुआ 1 से और ये 19 नंबर, तो 2 बार इसको गिन लिया जाता है, इसलिए एक बार इसको घटा दिया जाता है, इसलिए -1 है। तो कौन सा, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल बहुत सरल आते हैं, बस आपको थोड़ा समझना होगा बस। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। अब देखिए गोष्ठी का टाइमिंग क्या था, टाइम था 8:30, 15 मिनट पहले पहुंची, इसका मतलब कितने बजे पहुंची वो, 8:15 पे AM। समझ में आया। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। अब सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची मतलब सहकर्मी कब पहुंचा होगा, सहकर्मी आधा घंटा 8:45 पे पहुंचा होगा, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। लेकिन देरी से पहुंचा 40 मिनट, कितने मिनट, 40 मिनट देरी। गोष्ठी शुरुआत कितने बजे से थी, 8:30 बजे से, और 40 मिनट देरी से पहुंचा, तो सहकर्मी 8:45 पे नहीं होगा और पहले जो है गया होगा, इसका मतलब अस्मिता का टाइम कुछ और होगा। ठीक, अब यहाँ पर गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, ये हम लोगों को क्लियर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है इस ढंग से हम लोग समझते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब अस्मिता जो पहुंची थी, अस्मिता पहुंची थी 8:15 AM पर। ठीक, उसके बाद वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची है, तो सहकर्मी कितने बजे पहुंचा, सहकर्मी पहुंचा होगा आपका, सहकर्मी पहुंचा आपका 8:45 AM पर। जो गोष्ठी के लिए, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। अब सहकर्मी 40 मिनट लेट है, तो गोष्ठी का टाइम क्या था, गोष्ठी का जो टाइम था 8:05 AM पर, चूंकि वो पहुंचा कितने बजे, 45, 40 मिनट लेट है, तो 8:05 गोष्ठी का टाइम। तो निर्धारित समय क्या था, 8:05 AM। 4 ऑप्शन सही है। बस सवाल को पढ़ते जाइए, लगाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका दिया है
एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। एक संख्या है वो 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम। अब यहाँ 6 दहाई से अधिक, 6 दहाई से अधिक का मतलब कि 6 दहाई मतलब 60 और 8 दहाई से कम मतलब 80। 80 और 60 के बीच की संख्या होगी। इसका जो इसके अंकों का योग कितना है? 9। अंकों का योग देखिए तो यहाँ विकल्प में देखिए 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 8 1 9, सबका योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। मतलब जो दहाई है, दहाई और इकाई यूनिट डिजिट, इकाई का अंक अगर x है तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 2x। दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है? अब देखिए 7 2 9 और 60 80 के बीच है तो ऑप्शन आपका 72 है। 6 63 जो 60 80 के बीच है और योग आपका 9 है तो 63। लेकिन 54 81 मतलब 3 और 4 ऑप्शन तो ऑलरेडी कर गए, या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या तो सेकंड ऑप्शन होगा। अब आपको देखना है, एक नियम के अनुसार 2 ऑप्शन हमको मिले। अब दूसरा कंडीशन क्या करा? दूसरा कंडीशन करा कि इकाई का अंक दहाई का दुगुना होना, इकाई जो है इकाई के अंक का दुगुना होना चाहिए दहाई का अंक। अब देखिए 2 है इकाई का अंक, 72 में 2 तो 2 दूनी यहाँ 4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट भी कट गया। कौन सा उत्तर सही हो गया? सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना छोटा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। क्रेयॉन, एक पैकेट पेंसिल, सबका नीचे दिया गया है रेट। अब इसमें देखिए और देखते चलिए पूरा टोटल। अब ये आपका हुआ, सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, पहले पढ़ लें। सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल और 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 सजावटी की स्टिकर खरीदे। कितना भुगतान करना होगा? सबका रेट दिया हुआ है और जितना चीज लिया है सब दिया है, तो आपको पहले सोहेल के अनुसार हल करना है। देखिए सोहेल ने लिया क्या क्या है उसको पहले देखिए। सोहेल ने यहाँ 1 पैकेट क्रेयॉन, अब यहाँ क्रेयॉन का रेट क्या है? क्रेयॉन का रेट है 15 रुपए 50 पैसे और एक ही पैकेट लिया हुआ है तो एक पैकेट का 15 रुपए 50 पैसे हम जोड़ ले रहे हैं। कौन? सोहेल के अनुसार। उसके बाद देखिए कि पेंसिल कितना लिया है? 2 पैकेट, तो 2 पैकेट, अब पेंसिल का रेट कितना है? एक पैकेट का 14 रुपए, तो 2 पैकेट का कितना हो जाएगा? 28। फिर क्या किया है? स्केच पेन लिया है कितना? 1 पैकेट, और इसका स्केच पेन का कितना रेट है? 22 रुपए 50 पैसे, 22 रुपए 50 पैसे। ठीक। उसके बाद क्या लिया है? तो स्केच पेन के बाद कैंची 1 नग लिया हुआ है, तो कैंची कितने की है? 17 रुपए की, एक कैंची 17 की। फिर आपका सवाल को चमकीले कागज की 1 परत सीट लिखा है जो 2.5 रुपए की है और 5 लिया है, तो मतलब कितना हो जाएगा? 12.5 रुपए। 5 कागज के 12 रुपए 50 पैसे। फिर क्या लिया है? सजावटी के लिए स्टिकर लिया है, 1 पैकेट कितने का है? 5 रुपए का। टोटल जोड़ लीजिए 15, 15 और 22 कितना हो जाएगा? 15 22 37, 37 7 44, 10 54, 54 और 28, 8 4 62, 20 82, 82 और 2 84 और 5 87, 87 10 97, 1 98 रुपए 50 पैसे। कुछ लगता है मिस्टेक हो रहा है क्या? फिर से जोड़ लीजिए 98 रुपये, यहाँ पर 15, एक किधर हो गया? 15 18 कितना हो जाएगा? 8 5 13, 2 1 3 43, 43 2 45 2 20, 45 4 2 6 65, 65 10 75 और 7 82, 82 10 92 2 94, 94 5 99 और 100 रुपए 50 पैसे। टोटल कितना हो जाएगा? 100 रुपए 50 पैसे। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। ऑप्शन कह रहा है कि उसको कितना भुगतान करना होगा, तो 100 रुपए 50 पैसे भुगतान करना होगा, क्योंकि उसका पूरा खर्च कितना है? 100 रुपए 50 पैसे। ऐसे सवाल हैं, बस आपको थोड़ा हल करना है। बड़ा सवाल पेपर से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है। देखिए ट्रेन है, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। अब ये देखिए पटना 30 मई को चली कितने बजे? 23:40 मतलब 11:40 PM पर। ठीक। मुंबई 1 जून को पहुंची, 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। 1 जून कितना? 5 बजकर
15 घंटे। अब देखिए यहाँ जो 5:15 लिखा हुआ है ना, ये आपका एएम है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ट्रेन में 24 घंटे का समय होता है, तो यहाँ 5 है तो एएम हो गया। देखिए हमने पीएम लिख दिया। अब चूंकि मई आप जानते हैं कि 31 का महीना होता है, 31 का महीना होता है, तो ये 11:40 पीएम, 31 को उसने टोटल 24 घंटे लगा दिया। 30 मई से 11:40 पे 31 मई को 11:40, कितने घंटे हो गए? 24 घंटे पूरे हो गए। फिर सुबह ये 5:15 पे पहुंच जाती है। तो अब आप समझिए कि 20 मिनट इधर बच रहा है, उसके बाद तो 1 जून आ रहा है और 5:15 पे पहुंच ही रही है, तो 20 मिनट ये और 5:15, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका हो जाएगा 5:15, इसको जोड़ लीजिए और 20 मिनट और जोड़ लीजिए, जो कि 40 और 12 बजने के बीच में है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20, 35 और 29 घंटे 35 मिनट होंगे। 29 घंटे 35 मिनट। कैसे किया, फिर से समझिए सवाल को। सवाल को इसी ढंग से करना है, बहुत सरल है। देखिए 30 मई 11:40 से 31 मई 11:40 तक 24 घंटे हो गए। फिर देखिए 11:40 से 20 मिनट जोड़ दे तो 12 बज जाएगा, और 12 बजे के बाद 1 जून लग जाएगा। साढ़े सवा 5 घंटा इधर मिला और 20 मिनट इधर मिला, जो 31 मई में बचा हुआ था, तो वही जोड़े हैं। 20 मिनट अलग, सवा 5 घंटे, टोटल 29 घंटे 35 मिनट लगे। रेलगाड़ी यात्रा का कुल कितना समय लेती है? 29 घंटे 35 मिनट। आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है एक 5 अंकों वाली संख्या के 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या है? जब इस ढंग का सवाल आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सवाल में आप 5 अंक की बात कर रहा है तो 5 अंक लिख डालिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिख लिया। अब आपको क्या करना है? अब सवाल को नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। यहां दे रखा है यदि इकाई स्थान का अंक जो है सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है। अब इकाई का अंक करा, सबसे बड़ी 1 अंक की विषम संख्या क्या होगी? तो 9 विषम संख्या है और सबसे बड़ी है, इससे बड़ी कोई विषम संख्या नहीं होगी 1 अंक में, तो कौन सा? आपका इकाई का अंक 9 हो गया। फिर पढ़िए, अब यहां से पढ़ना शुरू करिए। 10वें स्थान का जो अंक है सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या होती है? 2, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 4। तो दहाई की जगह आप क्या रख सकते हैं? 4। अब देखिए 9, 4, 2 आपको मिल गए। फिर कह रहा है अभाज्य संख्या का और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 1000वें स्थान का अंक 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 7। तो 7 आपका 1000वां स्थान हो गया। अब यहां से फिर आगे बढ़िए। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, यहां तक तो आपने हल कर दिया। अब यहां करा 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है, यानी ये जो 4 है 2/3 है किसका? 100वें स्थान का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो जो सैकड़ा का अंक है कितना निकल के आया? 6 संख्या आपको मिल रही है। अब देखिए जो 100वें स्थान का अंक है वो 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, तो ये जो 6 है 3/4 है किसका? 6 हर 10वें हजार का। तो 1 बराबर कितना होगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो 10,000वें की जगह कितना हो जाएगा? 8। पांचों संख्याएं निकल गई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8, 7, 6, 4, 9 जिसमें होंगे। चलिए देखते हैं। 8, 7, 6, 4, 9 पहला ही ऑप्शन सही है। इसको आप विकल्प के अनुसार भी लगा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 संख्या कोई मिले तो आप चेक कर लीजिए कि ये संख्याएं किस विकल्प में है। अगर एक विकल्प में है तो तुरंत लगाना आसान हो गया, 2 में है तो थोड़ा और मेहनत करना होगा। और सवाल बहुत सरल था, बस बड़ा होने के कारण थोड़ा सा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना हो? इन तीनों को जोड़ लीजिए, बहुत सरल है, और इसमें से घटा दीजिए। अब इससे सरल क्या होगा? 8,008 और 8,088, 8,808 कह रहा है, ये 0 होगा। 8,808, 8 त्रिक 24, 2 बचेगा, यहाँ 8 और 2 10, 1 आ जाएगा, और यहाँ 8 1 9 हो जाएगा। 8 त्रिक 24,
24,904 आएगा, उसमें से घटा दीजिए 17,863, 17,863। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 4 3 1 10 6 4 8 8 0 4 14 7 7 और 2 1 कैंसिल, तो कितना बचेगा 7,041। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारता क्या है? तो अब देखिए 16 लीटर का जो है धारता वाला बाल्टी है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब आप समझिए, अगर बाल्टी की क्षमता देखें तो बाल्टी की क्षमता कितनी हो जाएगी? बाल्टी की क्षमता अगर देखें तो वो होगी बाल्टी का आयतन, और बाल्टी का आयतन टोटल कितना है? 16 लीटर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब इसको हम लोग मिलीलीटर में भी कर सकते हैं, मिलीलीटर में कर देंगे तो 1000 से गुणा भी कर सकते हैं, तो अब ये लीटर की जगह क्या हो जाएगा, ml, 16,000 ml भी कह सकते हैं। ठीक, कितने बार? समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार, 50 बार जो है किया जाता है, तो कितनी बार करना होगा? तो यही 16,000 बटे 50 कर दीजिए, कितने मग की धारता क्या है ये पता हो जाएगी। छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया तो 0 से 0 कितनी बार, 5 में 100, 16 दूना 32, 320 ml। कौन सा? अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4 ऑप्शन सही है। 320 ml का है आपका। कुछ नहीं किया, बस 16,000 ml पूरी टोटल बाल्टी की धारता निकाल के, और मग के लिए 50, चूंकि 50 बार किया है कर लेंगे तो मग का आयतन निकल जाएगा। उसी ढंग से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹50 भाड़ा दिखाता है। स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए कितना? 50 भाड़ा। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए टोटल, देखिए मंजू ने टोटल 258 दिए हैं, 58 रुपए किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी, अब दूरी कैसे हम लोग निकालते हैं? दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी निकालते हैं आपको, अब यहां से निकालना होगा। अब देखिए 50 रुपए भाड़ा पहले 2 किलोमीटर के लिए लेता है, तो 2 किलोमीटर का 50 रुपए हो गया। अब बचा क्या? 208। कितना बचा? 208। 1 किलोमीटर का 16 रुपए लेता है, तो 208 रुपए लिया 16 का, तो कितना होगा? 16 का 16, 16 तिया 48, 13 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर ये था, 13 2 15 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही। छोटा सा सवाल था, बस आपको हल करना नहीं पड़ा। आप थोड़ा सा हल करिएगा, आराम से आ जाएगा। स्टार्टिंग के 50 रुपए भाड़ा, 2 किलोमीटर के 50 रुपए ले लिया। उसके बाद 1 किलोमीटर का 16 रुपए ले रहा है, और टोटल 258 लिया है। 258 में 50 घटा दिया, 208 आ गया। 1 किलोमीटर का 16, 16 से भाग दे दिया, 13 किलोमीटर और आया। 13 किलोमीटर 208 रुपए में गई, 2 किलोमीटर 50 में गई, 13 2 15 किलोमीटर टोटल दूरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषय के अंक दर्शाती है। मारिया और शहनाज के 5 विषयों का अंक है। अब इसमें से कह रहा है ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपको देखना है, सबसे पहले इन दोनों का अंक जोड़ लीजिए। मारिया के टोटल अंक कितने हैं? 4 8 12 12 5 17 17 3 20 20, यहाँ एम मतलब मारिया। 7 3 10 8 18 18 6 24 24 और 7 31 31 9 कितना हो जाएगा? 40। 400 अंक मारिया के हैं टोटल। 4 8 12 12 5 17 17 3 20, अच्छा हाँ 2 आएगा। 7 2 9 390 हो जाएंगे, टोटल 39 होगा। 7 2 9 8 17 17 7 24 24 36 9 39। मारिया के टोटल अंक कितने हैं? मारिया के टोटल अंक होंगे 390। शहनाज के जो है, शहनाज को यस से प्रदर्शित कर रहे हैं। शहनाज का 8 1 9 9 7 16 16 2 18 2 20, और यहाँ फिर 2 8 2 10 7 17 17 7 24 24 7 31 8 39। इसका भी शहनाज का भी 390 नंबर है। अब हमें दोनों का कुल जो कंडीशन है, अब हमको देखना है कहां से? ऑप्शन से, कि कौन सा कथन सही है, इसको पहचानना है। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। भाषा को छोड़ दीजिए, भाषा कितनी है? 3, अंग्रेजी 2 है, अंग्रेजी और हिंदी। भाषा को छोड़कर मारिया सब विषय में शहनाज से अधिक नंबर है। तो क्या
सामाजिक विज्ञान में सना 77 पाया हुआ है, मारिया 65, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद विज्ञान में मान लीजिए मारिया ज्यादा पाई है, गणित में भी, लेकिन सामाजिक में कम, और भाषा हिंदी और अंग्रेजी 2 ही है यहाँ पर, तो कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया यहाँ से। सेकंड, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। देख लीजिए, मारिया शहनाज से 2 विषयों में, यहाँ पर शहनाज अधिक, यहाँ मारिया अधिक, यहाँ शहनाज अधिक, मारिया अधिक, मारिया ने 3 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया कुल प्राप्तांक अंक से अधिक है। चेक कर लीजिए यहाँ पर गणित और विज्ञान में, गणित विज्ञान में टोटल जो है मारिया का कितना अंक है, 90 और 90 कितना, 180 माइनस 2 178 है। शहनाज का कितना है गणित विज्ञान में, 78 और 82, 8 2 10, 8 7 15 1 16, 160 है, तो कहा मारिया के अधिक है, इसलिए आपका क्या होगा यहाँ, जबकि कह रहा है मारिया कुल प्राप्तांक अंक से अधिक है किसका, शहनाज का, तो थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक अंक समान है और टोटल कितने हैं, 390 अंक हैं, दोनों के बराबर हैं, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन सही है और तीनों ऑप्शन गलत हैं। कौन सा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भ्रांति और रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, आपका उत्तर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, क्यों, गलत है वो भी। विद्यार्थियों को बताना चाहिए प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, ये जरूरी नहीं है, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, आप संकल्पना को अंतर्दृष्टि समझ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको रटने की जो अवधारणा है उसको बदलना है और अंतर्दृष्टि की जो समझ है उसको विकसित करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो कौन सा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं, कुछ प्रश्न दिए हैं, अब उसको हल करना है। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए, एक भुजा मान लीजिए कोई भी, एल और बी 2 भुजा होती हैं, तो एल इंटू बी 2 इंटू परिमाप हो जाता है आपका 30 दिया हुआ, जो कि होता है 2l प्लस बी बराबर 30, तो l प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 15। तो यहां से एक भुजा 5 है, तो जब एक भुजा 5 बी बराबर 5 रख दीजिए तो l बराबर 10 हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि l बराबर क्यों 5 नहीं रखा, तो हमेशा लंबाई चौड़ाई से बड़ी होती है, इसलिए हम यहाँ पर b बराबर 5 और l बराबर 10 लिख दिए। ठीक, अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा इसका उत्तर, ए का उत्तर 50। 2 सवाल क्या कह रहा है, अच्छा इसमें और दे रखा है प्रश्न को और समझिए। बी, समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है, 0 से 8 तक के सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। अब इसमें दे रखा है, जैसे यहाँ पर L इंटू बी बराबर 50 आ गया, मतलब जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना हुआ 50। ठीक, अब इसमें कह रहा है ऑप्शन ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है, और बिल्कुल जो आपका बंद सिरा मतलब क्लोज्ड, जो बंद सिरे वाले होते हैं उनका आपका क्या होता है, बंद सिरे वाले का हमेशा एक ही उत्तर होता है, और जो ओपन वाले होते हैं उनके कई उत्तर संभावित होते हैं, तो इसको ध्यान देना है। और ए और बी इसमें कह रहा है बंद सिरा वाला है, और ए तो आपका बंद सिरे का है क्योंकि ए के कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन बी में कह रहा है कि मध्यांक, बी में क्या कह रहा है मध्यांक, अब मध्यांक का होता है सूत्र, बी आपका सूत्र पर आधारित है इसलिए वो बंद नहीं होगा, वो ओपन होगा, तो कौन सा आपका बी आपका होगा बंद, और ए आपका हो जाएगा बंद, और बी बंद सिरे के प्रश्न है, सी एवं डी मुक्त सिरे वाले हैं। तो इसमें देखिए आपको पहले हल करना होगा इन चारों प्रश्नों को। एक को तो हम लोगों ने हल कर लिया, एल इंटू बी बराबर 50, यहाँ पे m बराबर दिया हुआ है 4, 0 से 8 के सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची में क्या क्या आएगा, एक तो 2 3 5 7 यही आ जाएंगे। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए, तो जो आयत के बारे में जानकारी होगी वो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 चीजें हैं,
यहाँ पर जो ए और बी है, ए और बी, ए और बी जो है आपके क्या होंगे, ये ओपन ओपन मतलब ए आपका है, आपका ए क्या है, क्लोज्ड में आएगा, क्योंकि इसके कई उत्तर आप कर सकते हैं, तो संभावित एक ही उत्तर होगा, एल इंटू बी सूत्र से ही लगेगा, तो ये किस में आ जाएगा, क्लोज्ड में आएंगे। ए आपका क्लोज्ड हुआ, बी कैसा हुआ, बी आपका हो जाएगा ओपन, इसको हम लोग कई ढंग से लगा सकते हैं, तो ये ओपन में आ जाएगा। फिर सी, सी को भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी क्लोज्ड में होगा, क्योंकि जो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 है 0 8 के मध्य, तो इनको बदला नहीं जा सकता, ये 2 3 5 7 ही रहेंगे, तो ये भी आपका क्या हुआ, क्लोज्ड में हो गया। मतलब जो बदला ना जा सके वो होता है क्लोज्ड। आयतों के बारे में जो कुछ पता हो तो उसको हम लोग किसी भी ढंग से बता सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ओपन। तो इसमें कौन कौन से, सी और ए सी आपका हुआ ओपन, ए एवं सी हो गया क्या आपका क्लोज्ड में, और बी और डी हो गया, बी एवं डी ओपन। अब इसको देखिए कौन सा, ए बी बंद सिरा, ए बी बंद नहीं है, केवल ए बंद है, गलत हो गया, ए बी सी बंद सिरा, दो भी गलत। तीसरा ऑप्शन क्या करा, ए बंद सिरे वाला प्रश्न, बी सी डी नहीं, ए सी बंद सिरा है, ए सी बंद सिरे वाले प्रश्न, बी और डी मुक्त सिरा, बिल्कुल आपका 4 ऑप्शन सही है। इतने बड़े बड़े सवाल हैं ना कि इनको आपको समझना बस है, बाकी सवाल बहुत सरल हैं, सिर्फ एक बार समझ जाइए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। अब इसमें देखिए कह रहा है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि करें, तो ये आपका संभावना न्यूनतम कह रहा है। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग में से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के ये तो हो सकता है ना, ये तो हमेशा लगातार मूल्यांकन होगा तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर जो प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, ये भी आपका हमेशा ही होगा। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये आपका किसमें नहीं आता, न्यूनतम संभावना होती है इसकी। कौन सा, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ही उत्तर बता देंगे तो उनकी जो प्रक्रिया क्या होगी, जो प्रोसेस है सारे रुक जाएंगे उनके, वो क्या सीखेंगे, जब गलत करेंगे तभी तो सीखेंगे। इसमें कह रहा है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह बिन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण में है। अब देखिए अनुभव कर रहा है रोहित कि जो वर्ग है एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, तो वह हिले के किस स्तर पे है, चिंतन कर रहा है, चिंतन स्तर पे होगा। चिंतन और रिलेशन, जो चिंतन कर रहा है और रिलेशन, ये उसके गुणों के आधार पे, वर्ग के गुणों के आधार पे ये चिंतन कर रहा है और संबंध बना रहा है, तो ये आता है रिलेशन स्तर, आपका सेकेंड स्तर कहते हैं इसे। कौन सा, आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, इसके अनुसार किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को हम लोग किस प्रकार उल्लेखित करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संवरक नियम। जैसे 2 3 5, देखिए 2 3 5 पूर्ण, 2 भी पूर्ण है 3 भी पूर्ण, और उसका परिणाम हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो कौन सा, संवरक नियम के कारण आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करा गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं मतलब असत्य बताना है। गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है, तो ये कथन आपका सत्य है, असत्य नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग सत्य है। अब इसमें दे रखा है गणित ज्ञान की रचना संस्कृति और संदर्भों की भूमिका नहीं, बिल्कुल होती है, यही कथन आपका असत्य है। 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने अंतर्दर्शी समझ के बारे में समझा, तो ये होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ये कोई बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। गणना, तीसरा करा गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में सिखाना चाहिए, बिल्कुल आपका कौन सा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन भी गलत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे संख्यांक के रूप में सिखाना चाहिए, क्या बात हुई। और यहाँ पे संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी सही है, ए सही है, बी और सी गलत है, तो ए और डी दोनों, चूंकि यहाँ पर देखिए दे रखा है आपका ऑप्शन में ए और बी और सी, ए और डी दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करा प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने, जो प्राथमिक स्तर पर गणित को पढ़ाने के लिए कह रहा है,
पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही है। परिकलन परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए विकसित करना, दोनों ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? अब देखिए, एक संख्या चार्ट के नमूने को पहचानना, अब इसमें त्रिविमीय आकृति होगी? नहीं। सुडोकू की पहेली को हल करना, इसमें त्रिविमीय आकृति होगी? सुडोकू इस ढंग से आता बनता है ऐसे, तो त्रिविमीय आकृति है तो ये भी नहीं है। चौपड़ आकृतियों को पहचाना, बिल्कुल जो चौपड़ होता है ना, वो टाइलिंग की कंडीशन का होता है, उनके बीच जो खाली स्थान होता है बच्चे उसको समझना सीखते हैं, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें गिनतारा, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, क्रिजनेयर छड़ें, ये गिनती की भिन्न के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग रंगीन छड़ें होती हैं, लंबाई अलग अलग होती है इनकी, तो इसमें बच्चे लंबाई की तुलना आधा, एक तिहाई, चौथाई या मूर्त कॉन्सेप्ट रूप में देख या समझ पाते हैं। तो कौन सा भिन्न के लिए क्रिजनेयर छड़ें होती हैं? कौन सा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं के बारे में पूछ रखा है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। आपका जो गणित का ज्ञान है उसमें तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो ये सही है, हमें नहीं बताना है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध, बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, यही गलत है। आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? अब देखिए, आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। अब देखिए, ये इमारत है 3 मंजिला, और इमारत की तीसरी मंजिल, तो ये क्रम सूचक ही तो है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम सूचक, तो कौन सा? फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। मेरे घर में 3 कमरे हैं, ये नहीं है। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, ये भी नहीं। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, ये भी नहीं। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध कथन को पहचानिए। यह दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है। कोई भी आकृति लीजिए, मान लीजिए 100 आपका LB बराबर 100 और A स्क्वायर, हमने आयत और वर्ग लिया दोनों का 100, तो यहाँ से भुजा 10 हो गया। जब भुजा 10 हो गया तो LB अलग, तो क्या उनका परिमाप समान होगा? ये आप नहीं निश्चित कर सकते हैं। एक भुजा इसकी 10, तो 10 चौके 40। अब इनका परिमाप क्या होता है? 2L प्लस B। अब इसके तो कई संभावित हैं, L का मान कुछ, B का मान कुछ, तो ये चीज संभव नहीं है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये दो आकृतियों का परिमाप समान है, क्षेत्रफल समान होगा, ये भी नहीं हो सकता। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पे किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारित करता है, ये आपका सही है। फोर्थ ऑप्शन ही सही है, जो आकृति का आकार है, शेप है, वो परिमाप निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ऑप्शन 1 कह रहा विचारों की नींव, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। हाँ, कक्षा 4-5 में डाल दे सकते हैं। भिन्नों की संकल्पना परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर, ये देखिए यहाँ केवल है, इसलिए यही गलत है, और हमें तो शुद्ध कथन ही पहचानना था, तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन पहचानिए। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए, बिल्कुल गलत। संभ्रांत से बचाने के लिए बच्चों को केवल से ही गलत काट दिया, ऐसे ही आपको कीवर्ड से गलत काटना होता है। यहाँ तीसरा, बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकारों के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर। अब दूर क्या करेंगे भैया? ये भी गलत हो गया, कीवर्ड ही दूर गलत है। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज एवं अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भाजफल का कितना है? 5 गुना, शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल आपका देखिए क्या कर रहा है, भाजक क्या है? भाजक है भागफल का 5 गुना, भागफल इंटू 5, और शेषफल का 2 गुना, ये आपका रिमाइंडर का 2 गुना है। ठीक, रिमाइंडर कितना है? 5, तो 5 दूनी भाजक कितना हो जाएगा? 10, तो भागफल कितना हो जाएगा? 2। संख्या पूछ रहा है, संख्या बराबर आपको निकाल लेना है। संख्या क्या होता है? भाज्य गुणते भाजक, भाजक गुणते भागफल, तो 10 हो गया भाजक और भागफल 2, तो 10 दूना
20 और रिमाइंडर आपका कितना है 5, 20 5 25। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 25 संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है 5। अच्छा, ये सवाल समझ में आया कि नहीं, हमने कैसे किया? सूत्र होता है ना भाजक का, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल धन शेषफल, बस यहीं से सवाल को लगाया है। अब जो जो सवाल में कहा भाजक जो दे रखा है वो भागफल का 5 गुना और शेष का 2 गुना, और शेष कितना है, शेष बराबर आपका 5 है। तो जब शेष बराबर 5 तो भाजक 10 हो गया, जब भाजक 10 हो गया तो भागफल 2 हो गया, 25 उत्तर आ जाएगा। फिर इसी में रख देंगे, तो भाजक ही वो संख्या होती है भाज्य। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? देखिए टोटल 5 क्रमागत संख्या है, प्रथम 3 के बारे में बताना है। देखिए x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, टोटल 5 हो गई, बराबर कितना है 20। तो 5x प्लस 1 2 3 3 6 4 10 बराबर 20। तो 5x बराबर 10 और 20 कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 5 दूनी 10, x बराबर 2 आ गया। प्रथम 3 कह रहा तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2 1 3 और ये होगा आपका 3 2 2 4, तीनों का योग करिए 4 3 7 2 9 हो जाएगा। कौन सा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर घेरती है, तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा? देखिए जो वर्ग है, वर्ग जो है इसकी जो क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर 144 मतलब 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना मिल जाएगी 12। जब ए बराबर 12 तो अगर हम परिमाप देखें तो 12 इंटू 4 कर देंगे तो 48, 12 चौक 48, वर्ग का परिमाप 48 आ गया। और तार की जो लंबाई होगी इसके परिमाप के बराबर ही तो होगी, और आयत का जो परिमाप होता है 2l + b बराबर 48। जो चूंकि यहाँ पर देखिए दे रखा है इसी तार को एक आयत के रूप में, तो जो 48 सेंटीमीटर का तार है इसी को आयत के रूप में करना है, तो यहाँ से काट दीजिए। तो l + b की वैल्यू कितनी हो गई 24, l बराबर 16 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 24 - 16, तो b की वैल्यू आ गई 8। अब 16 8, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो 16 8 कितना हो जाएगा 128, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी है और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न? कई भिन्न दी हैं, 3-4 भिन्न दी हैं, आपको लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हल कर लीजिए, 5/6, 5/6 को इसको 50 मान लीजिए, यहाँ पर 5/6 है, 5/6 मतलब इसको 50 मानिए, हल कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 8 48, 0.8 बचा कितना 2 6 3 18, 3/4 तो मतलब 30/4। अब 4 8 32 ज्यादा हो जाएगा मतलब 0.7, 28 4 5 20 75, 1/2 मतलब 0.5, 2/3 मतलब 20/3, 3 6 18 और 3/5 मतलब 5 6 30, 3 6 18 बचा 2, 3 6 18 फिर हो जाएगा, और यहाँ पर 5 6 30 सीधे आपका पॉइंट। अब देख लीजिए सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी स्टार्टिंग की तो दोनों है 5/6 और 3/4, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। लगाने के सवाल का ढंग ये है, इस ढंग से करेंगे तो ये सही हो जाएगा। साथियों ये मैथ के पेपर को हम लोगों ने हल करा, बहुत इजी पेपर था। क्वेश्चन को हल करिए, स्कोर को कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी टेट के बैच से अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लिंक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहीं ज्वाइन है, ज्वाइन बटन क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। पूरा 0 से लेकर एडवांस लेवल तक 130 नंबर टारगेट बैच के रूप में हम लोग लेके आ रहे हैं, तो आपको पूरा 130 नंबर तक की तैयारी कराई जाएगी। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।